हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड एब्जॉर्ब आईआर। जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आईआर स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करेंगे, जबकि यूवी में ऐसा नहीं था। यूवी स्पेक्ट्रम कंटेन्स ओनली ए फ्यू बैंड्स बट आईआर कंटेन्स ए number of peaks which provide a lot of information about the structure of the compound। जो यूवी स्पेक्ट्रा था उसके अंदर कुछ एक जो है बैंड आते थे और वो मॉलिक्यूल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते थे, जबकि आईआर में बहुत सारी पीक आएंगी और उनसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए आईआर को हम एक टेक्निक की तरह यूज़ करते हैं for determining the functional group present in organic compounds। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है, आईआर जो रीजन है, आईआर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं: नियर आईआर, ऑर्डिनरी आईआर रीजन एंड फार आईआर। टोटल आईआर हमारा स्टार्ट होता है 200 माइक्रोमीटर से लेकर और 0.8 माइक्रोमीटर तक एक्सटेंड करता है। नैनोमीटर की टर्म में अगर हम कहें तो 800 नैनोमीटर से और ये हम कहें 2 लाख नैनोमीटर तक, और वेव नंबर की टर्म में कहें तो 12,500 से लेकर और 50 पर सेंटीमीटर तक। एनर्जी की टर्म में कहें तो 55.75 किलो कैलोरी पर मोल से लेकर और 0.14 किलो कैलोरी पर मोल तक एक्सटेंड करता है। ये ऑर्डिनरी आईआर रीजन जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारा 15 माइक्रोमीटर से और 2.5 माइक्रोमीटर तक एक्सटेंड करेगा। और इसको अगर हम बात करें एनर्जी की टर्म में तो 11.44 किलो कैलोरी पर मोल से और 1.9 किलो कैलोरी पर मोल। और ज़्यादा जो आसान है वो वेव नंबर की टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये है 400 पर सेंटीमीटर से 667 पर सेंटीमीटर। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में, आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे इसको हम। फंक्शनल ग्रुप रीजन 1400 से लेकर 4000 पर सेंटीमीटर तक, और 900 से 1400 पर सेंटीमीटर तक के बीच को रीजन को बोलते हैं हम फिंगरप्रिंट रीजन। तो इनके बारे में हम आगे टॉपिक्स में हम इनको समझाएंगे इनके बारे में। तो हमारा जो ऑर्डिनरी रीजन है वो काफ़ी सारे जो है पीक देगा। दिस एनर्जी डिफरेंस कोरस्पॉन्ड टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशनल स्टेट्स, यानी कि जो वाइब्रेशन लेवल है, एक वाइब्रेशन लेवल से जब वो दूसरे वाइब्रेशन लेवल पे जाएगा तो जो ये एनर्जी का डिफरेंस है वही डिफरेंस इस आईआर का होगा। So almost all the organic compound show a number of absorption in this region। तो ये रीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रिंसिपल क्या है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें याद करना है एवर, EVR। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मान लो ये हैं, तो इनके बीच में क्या होंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और वाइब्रेशन लेवल ये है तो इनके बीच में क्या आएंगे और भी छोटे वाले, क्या रोटेशनल। एवर, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वी वाइब्रेशनल, आर रोटेशनल। जैसे कि आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है, तो इस डायग्राम में E = 1, E = 2, E = 3, तो इनमें गैप ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। जो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते थे उसके अंदर इन्हीं में ट्रांजिशन होता था एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे में। और जो हम ये पढ़ने वाले हैं आईआर में वाइब्रेशन लेवल जैसे दिखा रखा बीच में V = 0, 1, 2, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं। और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ये और बारीक वाले जो हैं वो रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं। R = 0, R = 1, इस तरह से R = 3।
तो कोई भी जो ये है तो उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, उनके बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और फिर रोटेशनल। जो हमारे आईआर की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं करवा सकती, लेकिन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करवा देती है। एक वाइब्रेशन लेवल से जब वो दूसरे वाइब्रेशन लेवल में जाएगा तो साथ के साथ क्या हो जाता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल भी चेंज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये जो लिखा हुआ उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा क्या है? एब्जॉर्प्शन इन आईआर अकर ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर वाइब्रेशन लेवल। ईच वाइब्रेशन लेवल इज एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल लेवल, यानी कि वाइब्रेशन लेवल के बीच में क्या है, रोटेशनल। तो आईआर स्पेक्ट्रा में बी रिगार्डेड एज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो आईआर स्पेक्ट्रा थोड़ा सा चलो इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, स्पेक्ट्रा के बारे में। अभी मैं ये मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ, मान लो ये वाटर की तरह है, बीच में O है और ये इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, या कोई दूसरा भी हो सकता है। तो इसमें हम ये जो एटम हैं वो जो आपस में जुड़े हुए हैं वो रिजिड नहीं हैं, वो एक स्प्रिंग की तरह हैं। इनको हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं और इनको हम बेंड भी कर सकते हैं। स्ट्रेच का मतलब क्या है कि जैसे ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लंबा कर सकते हैं दोनों को, या दोनों को छोटा कर सकते हैं, या एक को बड़ा एक को छोटा कर सकते हैं। और बेंड का मतलब क्या है कि इनका जो ये चेंज कर सकते हैं हम एंगल, इनके बीच का एंगल, या ये भी क्या आ जाएगा, बेंडिंग, एक को नीचे ले जाए एक को ऊपर ले जाए, तो ये भी क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये लिखा है एटम इन ए मॉलिक्यूल आर नॉट रिजिड। जैसे मैंने बताया ऐसे रिजिड नहीं कि ये हिल ना सके, ये स्प्रिंग की तरह है ये बॉन्ड, तो इनको लंबा भी कर सकते हैं हम और छोटा भी कर सकते हैं। कीप ऑन वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या करते हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते रहते हैं अबाउट एन एवरेज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है मान लो 1 पिकोमीटर है, तो 1 पिकोमीटर से थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, तो वो वाइब्रेट करते रहते हैं। ईच बॉन्ड हैज़ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग फ्रीक्वेंसी। हर किसी बॉन्ड की स्ट्रेचिंग और बेंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है। All at room temperature, most of molecule in the lowest vibration level। रूम टेम्परेचर पे हम मान के चलते हैं कि सारे मोलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट में, यानी कि वाइब्रेशन लेवल क्या है उसका 0। लेकिन जब हमारा आईआर रेडिएशन गिरता है तो मतलब सैंपल के ऊपर जब आईआर रेडिएशन गिरेंगे तो कुछ मोलिक्यूल जो हैं वो रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब, और मोलिक्यूल कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। मान लो वो वाइब्रेशन लेवल 1 में चले गए, पहली एक्साइटेड स्टेट में चले गए। इन एक्साइटेड स्टेट नेटिव और करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड्स रिमेन द सेम। जिस जो फ्रीक्वेंसी थी उनकी वो क्या है, उतनी ही है। मान लो 1 सेकंड के अंदर वो 2 बार वाइब्रेट कर रहे थे, तो 2 बार ही वाइब्रेट करेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे झूले पे झूला रहे हैं हम रस्सी बांध के किसी को, तो 1 मिनट के अंदर मान लो वो 3 झूले ले रहा है, अब भी उसके 3 झूले ही जाएंगे। एनर्जी ज़्यादा देने से क्या हो जाएगा, उसका जो इधर जाना और इधर जाना ये लंबाई बढ़ जाएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया, लेकिन क्या सेम रहा, उसकी वाइब्रेशनल यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या रही उसकी सेम। 3 बार आना जाना तो 3 बार ही है, लेकिन एनर्जी बढ़ने से क्या हो गया, और ऊपर तक जाएगा और वो उधर भी ऊपर तक ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो केवल एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। और ड्यू टू इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड एन ऑसिलेटिंग डाइपोल विल बी सेटअप। एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो एक ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट जो है वो सेटअप हो जाती है मॉलिक्यूल के अंदर। और ये जो ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट है वो जो आईआर रेडिएशन है उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के साथ इंटरेक्ट कर जाती है एंड हेंस लीड्स टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जो डाइपोल मोमेंट उसके अंदर आ गई थी
वो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करके और एनर्जी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। अब वो जब वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो जो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली वो रेडिएट नहीं करेगा, वो तो एब्जॉर्ब हो गई। बाकी एनर्जी क्या कर देता है, वो रेडिएट। यानी कि मान लो 100 एनर्जी अगर गिरी है आईआर स्पेक्ट्रा की और उसने ऑसिलेटिंग डायपोल के साथ 30 एब्जॉर्ब कर ली तो वो 70 ही वापस रेडिएट करेगा और वो हमें हीट की फॉर्म में मिल जाएगी। लेकिन 30 तो उसने एब्जॉर्ब कर ली ना, तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस कितनी हो गई, एब्जॉर्ब कितनी की 100, ट्रांसमिट कितनी करी 70। क्यों, 30 तो उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो 70/100 इंटू 100 यानी कि 70% उसकी ट्रांसमिटेंस है। तो उस ट्रांसमिटेंस को हम, अब मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ पिछले वाला, ये वाला डायग्राम देखो, इसमें क्या दिखा रखा है, इधर जो है वाई एक्सिस के अलोंग परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है और एक्स एक्सिस के अलोंग ये हमारे वेव नंबर हैं। तो अलग अलग वेव नंबर पे हम डाल के देखते हैं, रेडिएशन डालते हैं अलग अलग वेव नंबर वाले, तो उनसे देखते हैं कि कितनी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आई है। जितना वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतनी ट्रांसमिटेंस कम आएगी, यानी कि हमें पीक नज़र आएगी। जैसे देखो 1100 के नियर अबाउट जो है ये ज़्यादा डाउन तक है, यानी कि 20 से भी कम है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, यानी कि लगभग 90 के अबाउट उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, तभी तो 10 क्या किया है, ट्रांसमिट। तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वापस वहीं चलते हैं हम अपने प्रिंसिपल पर। When excited molecule revert back in ground state, the absorbed energy is released as heat, तो वो हीट की फॉर्म में निकलेगी। Only those bands which are accompanied by a change in dipole moment, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केवल वही बॉन्ड जिनमें डायपोल मोमेंट में चेंज आता है आईआर स्पेक्ट्रा में, वही क्या कर सकते हैं, आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अगर इंफ्रारेड जो एक्टिव है ट्रांजिशन, इसका मतलब उसमें डायपोल मोमेंट चेंज है, यानी कि पोलर बॉन्ड है, जैसे CO ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, NO2 NH OH पोलर बॉन्ड है, तो ये रेडिएशन में इनमें डायपोल मोमेंट में चेंज आएगा, तो इनको कहेंगे हम IR एक्टिव ट्रांजिशन। जबकि जो बॉन्ड नॉन पोलर हों, जिनकी डायपोल मोमेंट 0 हो, तो वो IR को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे हम, इंफ्रारेड इनएक्टिव ट्रांजिशन। जैसे कि अगर हम सिमेट्रिकल ये बॉन्ड दिखा रखे हैं, ट्रिपल बॉन्ड दिखा रखा, सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड दिखा रखा है, इनमें वेवलेंथ में जो है डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा, और डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा तो ये IR इनएक्टिव हो जाएंगे। अब मोलिकुलर वाइब्रेशंस कितने तरह के होते हैं, या टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। स्ट्रेचिंग का क्या मतलब है, जैसे मैंने बताया था ये बॉन्ड है, इन बॉन्ड को अगर हम ऊपर की तरफ खींचें या नीचे की तरफ दबाएं, ठीक है, तो ये स्ट्रेचिंग है। इन इट द डिस्टेंस बिटवीन द एटम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ये दो एटम हैं, इनके बीच की डिस्टेंस या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बट द एटम रिमेन इन सेम बॉन्ड एक्सिस, ये एक्सिस था बॉन्ड का, तो इसका ये नहीं कि चेंज हो जाए इधर उधर, है ना तो इधर कर सकते ना इसको इधर कर सकते, एक्सिस चेंज नहीं होगा, बस लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम। तो ये दो तरह की है स्ट्रेचिंग, एक तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में जैसे क्या करते हैं हम, इन दोनों बॉन्ड को या तो बड़ा एक साथ या दोनों बॉन्ड को छोटा, तो वो क्या आएगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। जैसे ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइलिन CS2, तो इसमें जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दिखा रखी है वो 2853 पे आएगी। दूसरी है एसिमेट्रिक, या दूसरा नाम इसका है एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसमें हम क्या करते हैं, या एक बॉन्ड को बड़ा दूसरे को छोटा, या इसको बड़ा इसको छोटा, तो एक साथ हम एक को बढ़ाएंगे एक को घटाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी एसिमेट्रिक। इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये 2900
26 पर सेंटीमीटर। पहले वाला कितने पे था? 2853। इसके बाद है बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग में हम क्या करते हैं कि पोजीशन ऑफ एटम्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। ये बॉन्ड एक्सिस था, इसमें हम एक्सिस के अलोंग बॉन्ड को एटम की पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे थे। अब हम इनको ऐसे या ऐसे कर सकते हैं। तो ये दो तरह की होती है बेंडिंग, एक इन प्लेन एक आउट ऑफ प्लेन। तो हम ये देखते हैं, ये नीचे राइट की तरफ देखो बेंडिंग। बेंडिंग इसमें नीचे लिखा हुआ फर्स्ट इन प्लेन बेंडिंग, दूसरा है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग दो तरह की है, मतलब प्लेन चेंज नहीं करेंगे हम। ये जो प्लेन है ना, एक ही प्लेन में रहेंगे, ये एक ही प्लेन में, प्लेन चेंज नहीं करना, ठीक है। प्लेन ना चेंज करके क्या करते हैं हम, या तो पास ले जाए दूर ले जाए, कैंची की तरह ऐसे, सीजर की तरह दिखाई दे रहा ना, ऐसे पास दूर। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं सीजरिंग। देखो फर्स्ट पार्ट दिखा रखा है सीजरिंग, बोन दोनों पास में है या दूर जाए। दूसरा रॉकिंग, इसको हमने चेंज नहीं करना प्लेन को, या तो दोनों ऐसे आ जाए या दोनों ऐसे आ जाए, है ना, दोनों इस तरफ दोनों उस तरफ ऐसे। तो ये क्या है, रॉकिंग। तो रॉकिंग की फ्रीक्वेंसी वेव नंबर कितना दिखा रखा है, 720। सीजरिंग का कितना था, 1465 पर सेंटीमीटर। अब आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन में क्या करते हैं हम, या तो दोनों इन बोन को, अब ये जो प्लेन था, मान लो ये प्लेन था, इस प्लेन से दोनों को ऊपर ले जाएं, या इस प्लेन को दोनों को नीचे ले जाएं, ठीक है ना। ये तो प्लेन में ही है, इन दोनों को ऊपर ले जाए या दोनों को नीचे। तो पॉजिटिव का साइन है कि दोनों ऊपर आ रहे हैं, नेगेटिव का साइन है कि दोनों नीचे। तो वैगिंग में या तो दोनों प्लस आएंगे या दोनों नेगेटिव। और ट्विस्टिंग में एक को ऊपर एक को नीचे, या इसको ऊपर इसको नीचे, यानी प्लेन चेंज कर रहे हैं हम, तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा ट्विस्टिंग। SRWT याद किया हमने, SRWT। तो कन्हैया को यशोदा माँ कहती है सुंदर रूप वाले तुम, सुंदर रूप वाले तुम। तो S से सीजरिंग, R से रॉकिंग, W से वैगिंग और T से ट्विस्टिंग। और साथ के साथ हमने ये स्ट्रेचिंग भी दिखा दी हमने। ये स्ट्रेचिंग दो तरह की है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। इनकी वैल्यू भी याद कर लो, 2853, 2926। और बेंडिंग में सीजरिंग तो 1465 पे है, रॉकिंग के लिए कम एनर्जी चाहिए तो 720 पे, वैगिंग और ट्विस्टिंग दोनों 1250 पर सेंटीमीटर। याद रखना ये SRWT। तो ये हमने मोलिकुलर वाइब्रेशंस हमने की। अब हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, 1/2 पाई K/μ। K हमारा यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है और म्यू है हमारा रिड्यूस्ड मास। तो म्यू को निकालते हैं हम m1m2/m1+m2। और हमारा जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई c। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में को हम c से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा ये आ जाएगा वेव नंबर। तो वेव नंबर में हमने केवल c ऐड कर दिया, 2πc। अब k जो है, k क्या है, फोर्स कांस्टेंट। और फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है, नेक्स्ट पेज पे जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये k की वैल्यू जो है वो सिंगल बॉन्ड के लिए होती है 5 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर, और डबल बॉन्ड के लिए 10 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 15 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। अगर SI यूनिट में लें तो सिंगल बॉन्ड के लिए 500, डबल बॉन्ड के लिए 1000 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1500 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर M1 और M2 क्या हैं, मास ऑफ फर्स्ट एटम एंड मास ऑफ सेकंड एटम, ठीक है, मास ऑफ वन एटम है। अब मान लो मोलिकुलर मास जो है वो M1 है पहले का, तो उसके एक एटम का मास निकालने के लिए हमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही M2 क्या आएगा, हम मोलिकुलर मास को
ग्राम एटॉमिक मास को हम डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो इस तरह से हम वो निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा हुक्स लॉ, म्यू क्या है 1/2 पाई के अपॉन म्यू, और म्यू क्या है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और के की वैल्यू ये लिख दी मैंने सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और म्यू जो है वो क्या होता है सी अपॉन लेमडा, तो वेव नंबर क्या आएगा म्यू अपॉन सी, तो वेव नंबर हमारा आ गया 1/2 पाई सी के अपॉन म्यू। और बराबर में देखो म्यू क्या है एम, ये ऊपर देखो क्या था m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें m1 की क्या है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सेकंड डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये वैल्यू पुट करके इसको हमने सोल्व किया एंड नीचे हमने एलसीएम ले लिया, तो एक n1 से एक n1 ऊपर वाला कट गया, तो इस तरह से हमारा जो रिड्यूस्ड मास है वो आ गया m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर एक हमारा एक्स्ट्रा है। तो ये जो सर्कल कर दिया मैंने, इस सर्कल की को मैं नया रिड्यूस्ड मास मान लेता हूँ इन टर्म ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। इसको बस किससे डिवाइड करना है एवोगाड्रो नंबर से, और ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इधर ऊपर इक्वेशन में। इसमें के अपॉन म्यू था, तो म्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने m1 इंटू m2 m1 प्लस m2 इंटू n नोट, और उसको नया रिड्यूस्ड मास मान लिया, तो एवोगाड्रो नंबर ऊपर चला गया। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ये होती है 6.022 इंटू 10⁻23, इसका रूट ले लेंगे तो 7.76 इंटू 10⁻11, तो ये वैल्यू हमने बाहर निकाल ली इधर, तो 7.76 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 पाई सी। इस पूरे को सोल्व करें तो ये आ जाता है हमारा 4.12, तो अंदर क्या होगा के अपॉन म्यू, क्योंकि 2 पाई सी, पाई कितना 22/7 और सी कितना होता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर टर्म में लिखें तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू पुट करके हमने इसको सोल्व कर लिया, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आ गई 4.12 इंटू के अपॉन म्यू। अब ये जो म्यू आया है रिड्यूस्ड मास आया है, ये इन टर्म ऑफ ग्राम एटॉमिक मास है, तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ CH बॉन्ड। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए के क्या हो गया 5 इंटू 10⁻5 डाइन पर सेंटीमीटर, और म्यू क्या है रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो वैल्यू पुट करके हमने सोल्व कर लिया इसको। और फॉर्मूला क्या है हमारा 4.12 के अपॉन म्यू, तो के की वैल्यू पुट कर दी और म्यू की वैल्यू पुट कर दी। देख लो ये फॉर्मूला था ना, तो 4.12 था, तो 4.12 के की जगह सिंगल बॉन्ड वाली वैल्यू पुट कर दी, और म्यू अभी आपने जो निकाला है वो वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर दिया। ऐसे ही आपके लिए जो होमवर्क है वो सी बॉन्ड ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का मास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, देखो दिखा रखा है प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ऐसे सी डबल बॉन्ड सी फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 न्यूमेरिकल आपको अपने आप सोल्व करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ IR एब्जॉर्प्शन बैंड। तो पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, अभी हमने निकाला अभी कौन सा वेव नंबर आएगा, तो वेव नंबर हमने हुक्स लॉ की हेल्प से निकाला। तो हुक्स लॉ में 2 फैक्टर थे, एक तो फोर्स कांस्टेंट के और एक म्यू रिड्यूस्ड मास। तो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये पहला फैक्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ IR एब्जॉर्प्शन बैंड। तो पहला हम पढ़ लेते हैं पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन हुक्स लॉ पे डिपेंड कर रही है, जैसे हुक्स लॉ में 2 फैक्टर थे के एंड म्यू, तो के का मतलब क्या है फोर्स कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना के ज़्यादा होगा, उतनी फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर ज़्यादा होगा। दूसरा वो डिपेंड करता है रिड्यूस्ड मास पे,
मासेज, तो मास पे डिपेंड करेगा, तो मासेज ऑफ द एटम फॉर्मिंग द बॉन्ड यानी कि म्यू। और तीसरा डिपेंड करता है वो मोलिकुलर वाइब्रेशन कि किस तरह की वाइब्रेशन है। इन तीनों फैक्टर को हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो पहला फैक्टर हमारा आ गया स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए और उतना ही वेव नंबर ज़्यादा होगा। जैसे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा आएंगी। जैसे दिखा रखा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो ये करते हैं 1300 से 800 की रेंज में एब्जॉर्ब। डबल बॉन्ड है तो 1900 से 1500 के रीजन में, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2300 से 2000 की रेंज में एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा फैक्टर है मास। जितना मास कम होगा एटम का जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उतना ही रिड्यूस्ड मास कम होगा और उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो जैसे ये एग्जांपल देखो, CH OH NH ये एब्जॉर्ब करते हैं 3700 से 2630 की रेंज में। OH बॉन्ड है, OH में ये है 3570 के रेंज में। अगर हम H की जगह ड्यूटेरियम लगा दें, यानी कि मास को अगर हम क्या कर दें डबल, तो वो और कम हो जाएगा 2630। अब हम एक एक फैक्टर को यानी कि फोर्स कांस्टेंट को या मास को एक मतलब केवल इंडिपेंडेंटली काउंट नहीं कर सकते, हमें दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो दोनों को इकट्ठे काउंट करके हमें निकालना पड़ता है ये है ना। दोनों फैक्टर डिसाइड करके तब हम बताएंगे। तीसरा फैक्टर है टाइप्स ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशन। मोलिकुलर वाइब्रेशन यानी कि जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, सिमेट्रिक में और एसिमेट्रिक में, तो एसिमेट्रिक में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और सीजरिंग में, रॉकिंग में, वैगिंग में, ट्विस्टिंग में इनकी एनर्जी हमने पढ़ी है, अलग अलग है। तो जैसी उसकी क्या होगी वैल्यू होगी, टाइप ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशन जैसी होगी, उतनी उसकी पोजीशन यानी कि वेव नंबर कम या ज़्यादा हो जाएगा। इंटेंसिटी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।